नमस्कार सभी को गुड आफ्टरनून। सभी का इतिहास की इस क्लास में स्वागत है। कल वाली क्लास में हमने देखा था चाणक्य की अर्थशास्त्र के अनुसार क्या साहित्यिक स्रोत हैं मौर्यकालीन इतिहास के। भाई हम इतिहास के स्रोत देख रहे थे। इतिहास के स्रोत में एक तो हो गया साहित्यिक स्रोत, दो मेन स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में चाणक्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने। इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। कल चाणक्य का अर्थशास्त्र हमने पूरा देख लिया था कि क्या क्या वो राज्य के बारे में बताते हैं, मौर्य काल की क्या जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। आज देखेंगे मेगस्थनीज के इंडिका का विवरण। मेगस्थनीज की इंडिका का विवरण। इंडिका बुक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी। मेगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी है। सबसे पहला तो यही आंसर हो गया आपका। इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी। यहां तक सभी को क्लियर? इंडिका में क्या लिखा है? अच्छा, ये मेगस्थनीज आया कैसे है? मेगस्थनीज है कौन? मेगस्थनीज कौन है? देखो, ये भारत है। भारत में मगध के क्षेत्र में राजा था धनानंद। मगध के क्षेत्र में राजा था धनानंद, और धनानंद को बताने के लिए, सचेत करने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए कहने कौन आया था? ब्राह्मण मास्टर। कहाँ का? तक्षशिला का। तक्षशिला का कौन? चाणक्य। चाणक्य की बेइज्जती की। उस बेइज्जती का बदला उन्होंने कैसे लिया? चंद्रगुप्त को राजा बना के धनानंद का विनाश करके किसने बदला लिया? चाणक्य ने। ये तो बात हमने कल बता दी थी। सिकंदर आया मकदूनिया से। मकदूनिया से सिकंदर आया भारत का तक्षशिला क्षेत्र और उत्तर पश्चिम, यहां से अगर डिवाइड कर दे तो ये ऊपर का भाग क्या कहलाता है? उत्तर। भारत का उत्तरी भाग कहलाता है। उत्तर पश्चिम, ये वाला भाग हो गया उत्तर पश्चिम। ये वाला भाग क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। इस उत्तर पश्चिम के राज्य को, इस उत्तर पश्चिम के क्षेत्र को किसने जीता था? सिकंदर ने। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जीता था। ये हमने देखा था कि हाँ, उसने जीता था। ये तो हम भी जानते हैं। भाई अंबिक राजा ने सरेंडर कर दिया, पोरस को हराया, उत्तर पश्चिम का राज्य जीता। जीतने के बाद व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, वापस चला गया। वापस जाके ईरान के बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तो वो जब यहां भारत से वापस जा रहा था, तब उसने उत्तर पश्चिम का दायित्व, भारत का उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र उसने विजिट किया था, इस क्षेत्र का दायित्व सौंपा अपने
सेनापति, सेनापति कौन? सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटस, सेल्यूकस निकेटस को सौंप दिया क्षेत्र। अभी देखो धनानंद को किसने परास्त किया? धनानंद को परास्त किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, अब यहाँ पे कौन आ गया? मगध में कौन आ गया? इस मगध में शासन आ गया चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्य विस्तारवादी राजा है। साम्राज्य विस्तारवादी का मतलब कि ये सिर्फ मगध में ही नहीं रुकेगा। मगध क्षेत्र इसने जीता है, सिर्फ इतने का ही राजा नहीं रहेगा, ये और ज्यादा साम्राज्य विस्तार करेगा। और ज्यादा साम्राज्य विस्तार मतलब भारत का जो ये उत्तर पश्चिम भाग है, भारत का उत्तर पश्चिम भाग किसके कब्जे में है? सेल्यूकस निकेटस के कब्जे में है। उत्तर पश्चिम का भाग कब्जे में है। अब देखना, जब उसने धनानंद को हरा दिया, इतने शक्तिशाली राजा धनानंद को हरा दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और भी कई क्षेत्रों को विजित किया, इस साइड में सबको हराया, इस साइड में हराया, इस साइड में हराया। कुछ क्षेत्र बच गए जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित नहीं किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ क्षेत्र विजित नहीं किया, जैसे तमिलनाडु, केरला, इन क्षेत्रों को विजित नहीं कर सका। फिर देखो ये इधर नहीं बढ़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्यवादी नीति क्या इधर नहीं बढ़ेगी? इधर कौन बैठा है? सेल्यूकस निकेटस बैठा। अब सेल्यूकस निकेटस देख लेना भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया 321 बीसी में। सेल्यूकस निकेटस को हराएगा 305 बीसी में। अब बात किसकी करने जा रहे हैं? 305 बीसी की। देखना 305 बीसी में किसको हराएगा? सेल्यूकस निकेटस को। अब यहां पे किसका होने जा रहा है युद्ध? चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटस। चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटस का युद्ध होने जा रहा है। इसमें जीतेगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जीतेगा, सेल्यूकस निकेटस को हराएगा। सेल्यूकस निकेटस को कौन परास्त करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटस के पास कौन कौन से क्षेत्र हैं? कंधार, बलूचिस्तान, कंधार, कुछ झेलम का क्षेत्र किसके पास है? सेल्यूकस निकेटस के पास। सेल्यूकस निकेटस को हराएगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटस को हराएंगे, तब सेल्यूकस निकेटस हारने के बाद भाई देखो जितने भी युद्ध होते हैं उसमें जो राजा होता है वो कम मारा जाता है, सेना मर जाती है और राजा सरेंडर कर देता है और वो हारा घोषित हो जाता है। सेल्यूकस निकेटस ने सरेंडर कर दिया, ये मतलब हार गए। जब हार गए तो इनके बीच बातचीत होगी। जब सेल्यूकस निकेटस, ये कौन है?
सेल्यूकस निकेटस, ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। जब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तो इनकी बेटी पीछे, इनकी बेटी कौन है? इनकी बेटी, इसका नाम है हेलेना, इसका नाम है हेलेना। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे खड़ा है मेगास्थनीज। इसके पीछे कौन खड़ा है? मेगास्थनीज। ये कौन है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किससे बातचीत चल रही है? सेल्यूकस निकेटस से। बातचीत सेल्यूकस निकेटस से चल रही है, लेकिन सारा ध्यान चंद्रगुप्त मौर्य का किस पे है? हेलेना पे। सारा ध्यान किस पे है? हेलेना पे। ये किसने देखा? सेल्यूकस निकेटस ने। सेल्यूकस निकेटस ने देखा तो सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा क्या मेरी बेटी आपको पसंद है? उन्होंने कहा ये तो हम खुद कहने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ये हम खुद कहने वाले थे। तो इनका क्या करा दिया गया? विवाह। पहली अंतरराष्ट्रीय विवाह, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। हम किसके बारे में हम पढ़ेंगे? क्या? मेगास्थनीज की इंडिका का विवरण। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा जान ले तब समझ में आएगा। मेगास्थनीज के बारे में जब जान लेंगे, मेगास्थनीज के बारे में जान लिया जाए। कैसे जान रहे? चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई 305 बीसी में। किससे? सेल्यूकस निकेटस से। सेल्यूकस निकेटस कौन? सिकंदर का सेनापति। कहां रह गया? उत्तर पश्चिम भाग में वो छोड़ के गया इन्हें कि अब मेरा विजित क्षेत्र तुम देखना। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस की हो गई लड़ाई। उस लड़ाई में जीता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जब जीत गया तो सेल्यूकस निकेटस से बातचीत होने लगी। बातचीत में पीछे उनकी लड़की खड़ी थी जिसका नाम क्या था? हेलेना। हेलेना पसंद आ गई किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। हेलेना पसंद आ गई चंद्रगुप्त मौर्य को, और हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य पसंद आ गए। दोनों का क्या हो गया? विवाह। दोनों का क्या हो गया? विवाह। हेलेना की देख रेख के लिए हेलेना की ये प्रथम भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय, आज तो बहुत सारे होते, अंतरराष्ट्रीय विवाह। एग्जाम में पूछ लिया जाए पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके साथ? हेलेना के साथ। जहां तक बात समझ में आई। पहले के समय क्या होता था? जब विवाह होता था तो दहेज तो दिया ही जाता था। दहेज के साथ जो संभ्रांत व्यक्ति होते थे, बड़े व्यक्ति, राजा रजवाड़े लोग, वो अपनी बेटी के देख रेख के लिए एक और चेला भेजते थे अपने वहां से। और उस समय सेल्यूकस निकेटस ने किसको भेजा? मेगास्थनीज को भेजा। किसकी देख रेख के लिए? किसको भेजा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कोई साधारण व्यक्ति नहीं। मेगास्थनीज एक बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, उस समय का पीएचडी होल्डर। जैसे आज के पीएचडी लोग होते वैसे उस प्रकार का उस समय का ये पीएचडी टाइप इंसान था। इसने कहा ठीक है साहब, हम आपकी बेटी को भी देख लेंगे और किसको देख लेंगे, और जहां जा रहे हैं भारत में, भारत को भी देख लेंगे। कहा ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? भारत का
पहला दार्शनिक, भारत का पहला विदेशी दार्शनिक, दार्शनिक मतलब चिंतन करने वाला, पढ़ा लिखा, तर्क वितर्क करने वाला दार्शनिक। समझ में आया? पहला विवाह, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के साथ। इनकी देखरेख के लिए किसको भेजा? मेगस्थनीज को, मेगस्थनीज को। और क्या दिया दहेज में? दहेज में काबुल, काबुल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार, कंधार बलूचिस्तान, बलूचिस्तान किसको दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। यहां तक आया समझ में? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। अब समझ में आएगा कि मेगस्थनीज है कौन। मेगस्थनीज अब समझ में आएगा कैसे आया। जब सेलुकस निकेटस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीते। जीतने के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। उस बातचीत में सेलुकस निकेटस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ करने को सोचा? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने हाँ करके विवाह कर लिया। विवाह के बाद 3 क्षेत्र अफगानिस्तान, कंधार, बलूचिस्तान दहेज में मिले। क्या फिर समझ सकते हैं कि विजित कर लिया था। उसके बाद क्या मिला? एक उसको दार्शनिक मिला, एक दार्शनिक पढ़ा लिखा चिंतन करने वाला। किसके साथ आया? दहेज में साथ में आया कौन? मेगस्थनीज। अब समझ में आएगा मेगस्थनीज की इंडिका का विवरण। जब मेगस्थनीज यहां पे आया, भाई शांति दूत बन के आया है। ये क्या है? सेलुकस निकेटस का दूत है। सेलुकस निकेटस का दूत है जो भारत भेजा गया है। दूत का बड़ा सम्मान किया जाता है भाई, उनकी खातिरदारी की जाती है, मेहमान होते हैं। और भारतीय तो मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं। भारत कौन आया? मेगस्थनीज। जब मेगस्थनीज भारत आया तो भारत में उस समय किसका साम्राज्य चल रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में रुकेगा कौन? मेगस्थनीज। 1-2 दिन 10 दिन खाया पिया, इधर उधर टहला, समझ में कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा जो होगा वो पढ़ाई लिखाई से टच में रहेगा, चाहे जहां रहे। जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके अंदर ज्ञान है, वो पढ़ाई से हमेशा टच में रहता है। तो क्या करता है? एक बुक लिखता है। कौन? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज क्या है? स्टार्ट करेगा बुक लिखना। बुक लिखना, बुक लिखना। इस बुक का नाम क्या है? इंडिका। आज तो कई कार वगैरह भी इंडिका के नाम से आती है भारत में। बुक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका में क्या बताया है? इंडिका में क्या बताया है? भारतीय साम्राज्य का विवरण बताया है इंडिका में। यहां तक सबको आए समझ में? अब देखते हैं इंडिका बुक में लिखा क्या है भारत के बारे में। यहां तक नोट डाउन कर लिया, समझ में आया सभी को? इंडिका के अनुसार भारत की राजनीति। अब बुक का नंबर है भाई। अब मेगस्थनीज की बुक का नंबर है। बुक का नाम इंडिका है। सब रफ कर देते हैं। इंडिका, इंडिका पुस्तक के अनुसार भारत की राजनीति,
भारत की राजनीति। इंडिका पुस्तक के अनुसार भारत की राजनीति। इंडिका के अनुसार यह राजा अत्यंत शक्तिशाली होता था। इसने क्या लिखा है इंडिका में? अब चैप्टर वाइज पहला पन्ना हमने खोल दिया इंडिका किताब का। इस इंडिका किताब में पहले राजनीति के बारे में लिखा है। इसमें राजनीति के बारे में क्या लिखा है? इस बुक के अनुसार राजा अत्यंत शक्तिशाली होता था। राजा अत्यंत शक्तिशाली होता था। राजा अत्यंत शक्तिशाली होता था। राजा न्यायप्रिय था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बता रहा है? राजा न्यायप्रिय था, जनता का हित करता था। यहां पे राजा जो है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? न्यायप्रिय था, जनता का हित करता था। न्यायप्रिय था, जनता का हित करता था। दो बातें आई समझ में? ये तो दो बातें होगी राजनीति की। अब राजनीति के बाद हम अगर शासन की बात करें तो ध्यान से समझना। शासन इंडिका के अनुसार भारतीय शासन कैसा था? कानून कठोर था, अपराध कम होते थे। क्या लिख रहे हैं? कानून कठोर था, अपराध कम होते थे। कानून कठोर था, अपराध कम होते थे। राज्य में विद्रोह कम होते थे। फिर अगर किसी ने विद्रोह कर दिया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। राज्य में विद्रोह करने पे मृत्यु दंड दिया जाता था। ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं मेगास्थनीज अपनी बुक इंडिका में ये सब बता रहे हैं। ध्यान रखना। यहां तक आया समझ में? राजा की मदद हेतु एक बौद्धिक परिषद से सहायता ली जाती थी। राजा की मदद हेतु एक बौद्धिक परिषद थी। राजा की मदद हेतु एक बौद्धिक परिषद थी, लेकिन मदद हेतु सलाह लेने हेतु लिख देते हैं भाई, सलाह लेने हेतु। लेकिन इनकी किसकी? बौद्धिक परिषद की सलाह मानने को राजा बाध्य नहीं होता था। बौद्धिक परिषद की सलाह को राजा मानने को बाध्य नहीं होता था। इंपॉर्टेंट बात,
भाई लिखते जाओ फटाफट। उच्च अधिकारियों का चुनाव इसी बौद्धिक परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था। उच्च अधिकारियों का चुनाव, उच्च अधिकारियों, प्रशासन की बात हो रही है इसके। उच्च अधिकारियों, शासन में अधिकारी क्या होता है? प्रशासनिक होता है। उच्च अधिकारियों का चुनाव, उच्च अधिकारियों का चुनाव इसी बौद्धिक परिषद के अनुसार किया जाता था। यहां तक आया समझ में? फटाफट लोग लिखो। पूरा साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था, जिन प्रांतों पर राजकुमारों द्वारा नियंत्रण किया जाता था। पूरा साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त मतलब बटा था, कई प्रांतों में बटा था, जिसका नियंत्रण राजकुमारों द्वारा, राजकुमार मतलब राजा के बेटे, राजकुमारों द्वारा किया जाता था। यहां तक नोट डाउन करो फटाफट। यहां तक नोट डाउन करो फटाफट। जिसको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये किसकी बात हो रही? मेगास्थनीज की इंडिका की, मेगास्थनीज के इंडिका की बात हो रही। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कई नगर मौजूद थे, लेकिन उन नगरों में पाटलिपुत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना है। किसने? मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र राजधानी थी, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। वह पाटलिपुत्र को पलीबोथरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र को पलीबोथरा कहते थे। इसका अर्थ था द्वार वाला नगर। लिखवा देते हैं। भारत में कई नगर थे, छोटी सी बात, कई नगर थे, लेकिन इन नगरों में सबसे महत्वपूर्ण नगर था, ब्लैक से लिख देते हैं, पाटलिपुत्र, आज का पटना सबसे महत्वपूर्ण पाटलिपुत्र था, जिसे मेगास्थनीज पलीबोथरा, जिसे वो
पलीबोथरा, देख लेना, ऐसे लिखा जाएगा। पलीबोथरा कहता था जिसका अर्थ है द्वार वाला नगर। यहां तक आ गया समझ में? उस समय घर लकड़ी के बनते थे। उस समय पूछा जाता, भाई हमने देखा स्टार्टिंग में पाषाण युग देखा, पाषाण युग में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण। पुरा पाषाण में गुफाओं में लोग रहते थे, मध्य पाषाण में गुफाओं में लोग रहते थे। छोटी झोपड़पट्टी डालिए वो अलग की बात है, उसका नाम ही है पाषाण का मतलब पत्थर होता है। पत्थरों में पूरा पाषाण काल चला गया। नव पाषाण काल में थोड़ा स्थायी हुए। फिर हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में किसके? पकी ईंट के मकान, नव पाषाण में कच्ची ईंट के मकान, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में पक्की ईंट के 2 मंजिले मकान। यहां पे मकान कैसे होते थे? लकड़ी के। यहां पे मकान लकड़ी के होते थे। ये ब्रैकेट में भाई ये वाला अलग से बता दिए, हमारी बात चल रही था पाटलिपुत्र कैसा था? कम चौड़ा ज्यादा लंबा। पाटलिपुत्र कैसा था? कैसा वर्णन किया है? कम चौड़ा ज्यादा लंबा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी पटना ऐसे ही है। ये देखो ऐसे पटना आज भी कुछ इस आकार में पटना है। कम चौड़ा ज्यादा लंबा, कम चौड़ा ज्यादा लंबा, कुछ इसी प्रकार से आज भी पटना है। जिस पटना की बात की किसने? मेगास्थनीज ने। अब प्रशासन देखते हैं। ये हो गया शासन, अब प्रशासन देखते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ रहे हैं, मेगास्थनीज की इंडिका बुक पढ़ रहे हैं, कुछ और नहीं पढ़ रहे। इंडिका के अनुसार कथनों में आएगा, इंडिका के अनुसार। हम बड़े एग्जाम की बात कर रहे हैं, छोटे वाले एग्जाम की बात नहीं कर रहे। छोटे वाले एग्जाम में आएगा तो उड़ा ही दोगे, इतना डीप पढ़ा रहे हैं। अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं? इंडिका के अनुसार क्या? प्रशासन जिसको नहीं समझ में आता, छोटी सी बात बताएं। जो सीएम है और जितने भी मंत्री हैं वो सब शासन में आते हैं। वो सब क्या आते हैं? शासन में। उनको शासन कहा जाता है। डीएम से लेकर डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब किस में आते हैं? प्रशासन में आते हैं। अब उस प्रशासन की नौकरशाही की बात होने जा रही है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किया है किसने? मेगास्थनीज ने अपनी बुक में। क्या किया है देखते हैं। बताया है 6 समितियां प्रशासन के लिए, 6 समितियां, जिनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। प्रशासन में 6 समितियां थी, जिनमें 5 सदस्य होते थे। तो क्या हुआ? 6 समिति, 5 सदस्य, कितने हो गए टोटल सदस्य? 30 सदस्य हो गए ना समिति में। नोट डाउन करो फट से।
30 सदस्य हो गए, सिंपल सी बात है। 30 सदस्य हो गए। अब देख लेते हैं, ये तो होगी प्रशासन की बात। प्रशासन कैसा था? इंडिका के अनुसार समाज, इंडिका के अनुसार भारतीय समाज, यहां से क्वेश्चन फंसेगा। भारतीय साम्राज्य किसने बताया है? भारतीय साम्राज्य का वर्णन मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या किया है देखना। मेगास्थनीज ने इंडिका में किया है। भारतीय समाज समृद्ध था, चोरी नहीं होती थी। भारतीय समाज समृद्ध था, चोरी नहीं होती थी। समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेंगे इस पे। भारतीय समाज समृद्ध था। कैसे? अच्छी कृषि होने के कारण समृद्ध था। समृद्धि के लिए उस समय क्या, अच्छी कृषि होनी चाहिए थी, अच्छी कृषि थी, ठीक। चोरी नहीं होती थी, छोटी सी बात, लिखे चाहे ना लिखे, चोरी नहीं होती थी, ये छोटी सी बात है। बड़ी सी बात क्या है? समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये किसने बताया? मेगास्थनीज ने। समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा देते हैं। आइए, मेगास्थनीज के अनुसार समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। आपके दिमाग में आएगा सर आपने सती प्रथा तो बताया नहीं, सती प्रथा भी देख लेते। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाति व्यवस्था का पालन होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाति व्यवस्था का पालन होता था। जाति व्यवस्था का पालन होता था। सबसे गलत बात बता दी इसमें, सबसे गलत बात बता दी इंडिका में अपनी नाक ऊंची करने के लिए कि भारतीय लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे। इंडिका में ये भी लिखा है कि भाई इन्हीं को सिर्फ लिखना आता था, इन्होंने ही बुक लिखी। भारतीय समाज लेखन कला से परिचित नहीं थी। लेखन कला से परिचित नहीं थी। यहां तक नोट डाउन करो। हमने बताया भाई प्रशासन बताया, प्रशासन के बाद हमने बताया भारतीय समाज। इंडिका के अनुसार भारतीय समाज समृद्ध था, अच्छी कृषि होती थी, इसी कारण तो समृद्ध था। समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, बहुविवाह का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, जाति व्यवस्था का पालन
होता था, मतलब जाति व्यवस्था मानी जाती थी, जाति व्यवस्था का प्रचलन था। फिर नोट डाउन करेंगे, जाति व्यवस्था का प्रचलन था भाई, तभी तो इस समय सबसे ज्यादा वर्चस्व ब्राह्मण का था। जाति व्यवस्था अगर ना होती तो ब्राह्मण को क्यों दिखाते सबसे वर्चस्व वाला। हमने कहां तक बताया? भारतीय समाज लेखन कला से परिचित नहीं थी, ये यहां तक बताया। यहाँ किसान समृद्ध थे, अच्छी कृषि होती थी, यहाँ किसान समृद्ध थे, मुख्य व्यवसाय कृषि थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिका के अनुसार किसानों को क्या कहा? यहाँ किसान समृद्ध थे, मुख्य पूछा जाता है मुख्य व्यवसाय, अलग अलग इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुख्य व्यवसाय व्यापार था, यहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि थी। किसके अनुसार? इंडिका पुस्तक के अनुसार कृषि थी। इनके अनुसार यहां अकाल नहीं पड़ता था। अकाल समझते? सब समझते हैं। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार यहां अकाल नहीं पड़ता था। मेगास्थनीज के अनुसार यहां अकाल नहीं पड़ता था। यहां ऐसी नदियों का उल्लेख है जहां सोना बहता था। मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्होंने क्या बताया? इस बुक में उन नदियों का उल्लेख है जिसमें सोना बहता था, जैसे सोनभद्र। इस बुक के अनुसार यहां पे उन नदियों का उल्लेख है जहां सोना भाई गोल्ड की बात कर रहे हैं, सोना बहता था। और भी एक बात उल्लेख की है बड़ी अच्छी, सोना बहता था। एक चींटी की प्रजाति जो सोना इकट्ठा करती थी। यहां पे उन नदियों का उल्लेख है जहां पे सोना बहता था, यहां तक आया समझ में? एक चींटी की प्रजाति का उल्लेख है जो सोना इकट्ठा करती थी। एक चींटी होगा भाई, एक चींटी का उल्लेख है जो सोना इकट्ठा करती थी। ऐसी चींटी का भी उल्लेख है। मेगास्थनीज ने भारतीयों को धार्मिक माना है। देखना, मेगास्थनीज ने ये तो बात कहाँ की कर रहे थे? समाज की। समाज में ही लिख लेना, समाज में ही तो धर्म आता है। मेगास्थनीज ने भारतीयों को धार्मिक माना है। मेगास्थनीज ने भारतीयों को धार्मिक माना है। धार्मिक धर्म समझते हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म। जात मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो हो गई जात। धर्म, जात में धर्म बड़ा, जाति छोटी। धर्म के अंदर कई सारी जाति आती। मेगास्थनीज ने भारतीयों को धार्मिक माना है।
देवताओं में शिव कृष्ण की प्रधानता थी। धार्मिक माना इसी में देखना, देवताओं में शिव और कृष्ण की प्रधानता थी। किसने माना? मेगस्थनीज ने। मुख्यतः इन्हीं की पूजा करते थे, मुख्यतः इन्हीं की पूजा करते थे। वास्तविक है, आज भी तो है, आज भी तो शिव जी की, कृष्ण जी की और राम जी की ज्यादा पूजा होती है। उस समय दो लोगों को बताया, शिव जी और कृष्ण जी की ज्यादा प्रधानता थी और ज्यादा पूजा होती थी। मेगस्थनीज के अनुसार ब्राह्मणों का वर्चस्व था। मेगस्थनीज के अनुसार ब्राह्मणों का, ब्राह्मण मतलब समझते हैं? ब्राह्मण मतलब पंडित जी, पंडित। ब्राह्मणों का अनुसार ब्राह्मणों का वर्चस्व था। फटाफट नोट डाउन कर लो, समय हो गया आज का तो काफी समय हो गया, 46 हो गया। नोट कर लो, कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे या फिर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर देंगे। बेरोजगारी, इससे पहले जो बेरोजगारी का लेक्चर लिया था हमने, प्लेलिस्ट में जाना, बेरोजगारी हमने पहले पढ़ाया। वो बेरोजगारी वनडे एग्जाम के नजरिए से पढ़ाया, छोटा एकदम। अब जो बेरोजगारी पढ़ाएंगे वो बड़े लेवल का, स्टेट लेवल पीसीएस हो गया, और भी कई सारी आती, लोअर पीसीएस, बीडीओ, बीईओ और यूपीएससी के कई सारे एग्जाम होते हैं, एनडीए, सीडीएस लाइक दैट। तो उन सबको देखते हुए बेरोजगारी पढ़ाएंगे। इससे पहले वाला जो बेरोजगारी था वो डेमो समझ लेना, उसमें डाल देंगे डेमो, ठीक है? नोट डाउन करो इसको।